Hello my dear student, in today's class we are going to discuss about Gauss theorem. So what do you mean by Gauss theorem? Gauss theorem simply gives a relation between electric flux and the charge enclosed in any closed surface. In simple word you can understand very easily. Suppose this is a charge, okay, और इसको मैंने इस चार्ज के कारण चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. अब इस चार्ज को मैं इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैंने रख दिया चार्ज को, तो क्या होगा, फ्लक्स बनेगा. इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको फ्लक्स बनता है, तो ये सारी फ्लक्स बनेंगे इससे, ठीक है. अब ये जो फ्लक्स बना दैट इज फाई एंड द चार्ज विच इज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस, तो इनके बीच में एक रिलेशन है. इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है. मैथमेटिकली वी कैन प्रूव गॉस थ्योरम बट एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ नहीं है. तो फ्लक्स जो बन रहा है और चार्ज जो है इसके अंदर, उसके बीच में एक रिलेशन है, वही गॉस थ्योरम में बताया गया है. गॉस नाम के साइंटिस्ट ने इंटरप्रेट किया, उस मैथमेटिकली उसको इंटरप्रेट किया और एक रिलेशन बनाया. तो हम यहाँ पर देखेंगे अभी कि गॉसेस थ्योरम क्या होता है. इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रूफ करना गॉस थ्योरम मैथमेटिकली, ये भी हम देखेंगे. तो सबसे पहले आप देखो गॉस थ्योरम क्या है. टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस. किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल फ्लक्स बनेगा, अभी तक तो फ्लक्स निकालने का सिंपल तरीका हम क्या पढ़ते थे, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. ये एक मैथमेटिकल टर्म था, हमको निकालना पड़ रहा था. लेकिन गॉस ने क्या बताया, गॉस ये बताया कि कोई भी चार्ज अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा टोटल चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट. ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. अगर इसके अंदर 100 चार्ज है तो 100 बाई इप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो इसके कारण जितना फ्लक्स बनेगा वो निकल जाएगा. तो ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा, है ना. तो इसमें वही बताया गया है कि टोटल फ्लक्स 1 मार्क्स बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो फ्लक्स का इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर Q क्या है, Q आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है. आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसके अंदर एक चार्ज है जिसका नाम है प्लस Q, वो आइसोलेटेड है, वो किसी के साथ लिंक नहीं है और वो पॉजिटिव है. तो हम इस तरह से गॉस थ्योरम को रिलेट कर सकते हैं. यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैथमेटिकली हम गॉस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे. तो इसके लिए क्या किया गया है, देखो एक चार्ज लिया गया प्लस Q, और क्योंकि आप जानते हो अगर आपके पास एक प्लस Q चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, इस प्लस Q चार्ज के चारों तरफ क्या बनेगा, R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, R डिस्टेंस पे, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी R डिस्टेंस, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल फॉर्म, ठीक है. R डिस्टेंस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन रेडियली टेंजेंशियली होगी, मतलब रेडियली आउटवर्ड होगी. तो यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज है. तो हमने क्या किया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया. गॉसियन सरफेस क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, ठीक है. अभी एक ऐसा सरफेस बनाया गया जिसका नाम है गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है. जैसे एक पॉइंट चार्ज है R डिस्टेंस में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 है, R में यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, हर जगह क्या है 10 10 10. पूरे स्फीयर जो बनेगा तो पूरे स्फीयर R रेडियस में कितना होने वाला है, 10 न्यूटन पर कूलम. तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वहां पर हम एक आर्बिट्रेरी, एक इमेजिनरी, एक हम सरफेस बना देते हैं जिसका नाम गॉसियन सरफेस है. क्यों बनाते हैं, फ्लक्स फाइंड करने के लिए. उस क्यू नोट चार्ज के कारण कितना फ्लक्स बनेगा वो फाइंड करने के लिए हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं. तो आप देख सकते हो प्लस Q चार्ज है तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस S बनाया जिसका नाम क्या था, S. ये पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है. अब बताओ ये जो गॉसियन सरफेस है इसमें हमने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया जिसका नाम था ds. और एरिया वेक्टर आपको पता है हमेशा आउटवर्ड होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या लिखा है, ds वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, अलोंग द सेम लाइन, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है. अब देखो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, suppose the distance from here to here the radius of the Gaussian surface is R.
गॉसियन सरफेस था नहीं, हमने बनाया। गॉसियन सरफेस हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स बन रहा है वो निकालना है। ठीक है, कितना फ्लक्स बन रहा है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे बताओ, आर डिस्टेंस में ऐसा ले लेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो आर डिस्टेंस में हमने एक छोटा सा एरिया लिया जिसका नाम था ds। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमने छोटा सा एरिया ds लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस r डिस्टेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k मॉडुलस ऑफ सोर्स चार्ज। यहाँ पर सोर्स चार्ज कौन है? q है, तो यहाँ q लिखेंगे अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर। तो गॉसियन सरफेस एक ऐसा आर्बिट्री सरफेस था जिसको हमने बनाया, वो था नहीं। गॉसियन सरफेस अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा जब when we are going to discuss with the concept of application of Gauss theorem, there we will discuss. Okay, now you know the formula for electric field at point, if you want to find the electric field at point S, suppose this is हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सरफेस के अलोंग निकालना है। पूरे सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो क्या होगा? KQ/R²। S क्या है? एक सरफेस बनाया, ये पॉइंट चार्ज था, एक स्पेरिकल सरफेस बनाया जिसका नाम क्या लिखा हूँ? S सरफेस। ठीक है, तो स्मॉल फ्लक्स बनेगा क्योंकि स्मॉल एरिया कंसीडर किया है, पूरा एरिया तो कंसीडर नहीं किया है। आर डिस्टेंस में कौन सा एरिया कंसीडर किया है? ds एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E.ds। हमने ऐसा पढ़ा था इससे पहले वाले फ्लक्स का जनरल डेफिनेशन। यहाँ d phi है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर ds। स्मॉल एलिमेंट्री फ्लक्स स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds से बनेगा। तो E ds cos थीटा होता है यार। थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हमें टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू फाई। आपने इसको इंटीग्रेट कर दोगे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? फाई ई बन जाएगा। ठीक है, ये फाई ई बन गया टोटल फ्लक्स। ये फ्लक्स नहीं है, मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, ये फ्लक्स नहीं है, ऐसे इंटीग्रेशन करके साइक्लिक इंटीग्रल करना। क्लोज सरफेस का पूरा साइक्लिक इंटीग्रल करना पड़ेगा। जैसे स्पेयर है, एक छोटा सा एरिया आपने लिया, उस छोटे एरिया को आपने पूरा इंटीग्रेट किया, तो अगर उस स्पेयर का रेडियस r था तो पूरे सरफेस का एरिया कितना निकलेगा? 4πr²। उसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सो E.ds करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस हम ऐसा चूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा हमेशा सेलेक्ट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट होती है। हम ऐसा गॉसियन सरफेस हम खुद डिज़ाइन करते हैं जहां पर उस चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट। जैसे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, तो इस r डिस्टेंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली? 100। तभी तो ये गॉसियन सरफेस बना है, क्योंकि r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरी क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस, दैट्स व्हाई वी कैन टेक आउट, कैंसिल, इसे हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बाहर की तरफ ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट है, हम मान लेते हैं कि पूरे थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। पूरे गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड r वैल्यू पे, r डिस्टेंस पे कितनी है? मान लो अगर 100 तो हर जगह कितना होगा इस पॉइंट पे? इस सारे पॉइंट पे गॉसियन सरफेस क्या आने वाला है? 100। तो ये कांस्टेंट टर्म है, आपको समझ में आया होगा। नाउ E साइक्लिक इंटीग्रल S ds रह गया। अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो क्या मिलेगा? फ्लक्स E इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो गया E। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा बताओ? डेल्टा इंटीग्रल है, साइक्लिक इंटीग्रल स्पेयर का क्या होता है? ये हो जाएगा 4πr²। क्यों? क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल, देखो इंटीग्रेशन ऐसे होता है, दिस इज द इंटीग्रेशन साइन एंड दिस इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्पेयर हैविंग रेडियस हाउ मच? स्पेयर हैविंग रेडियस r, है ना, छोटा एरिया है, इसको अगर पूरा इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा 4πr²। तो इसे यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो था E की वैल्यू क्या लिखोगे? दिस इज E। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो फ्लक्स क्या मिलेगा? फ्लक्स E इज इक्वल टू, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा बताओ? फ्लक्स E इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? 1/4πε0, ठीक है, Q/r²। r² लिखेंगे इनटू
ds की वैल्यू कितनी आई है इसको सॉल्व करने से, ठीक है। यहाँ पर इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखो ये आई है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो, तो ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। तो बचा क्या, फाई ई फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म आया फ्लक्स निकालने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, फ्लक्स को ई डॉट डी एस से निकालते थे, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन था निकालने का फ्लक्स। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये गॉस का लॉ किसी भी, क्योंकि हम अगर फ्लक्स निकालेंगे ना, फ्लक्स क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी हम आगे चल के देखेंगे कि अगर हम फ्लक्स निकाल लेते हैं गॉसियन सरफेस से, हम किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये बॉडी है, इसमें इस तरह से बहुत सारे चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। मान लो अगर ये एक लाइन है, काफ़ी लंबी पतली सी लाइन है, इसमें चार्जेस दिया गया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, वहाँ पर आपको गॉसियन सरफेस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए गॉसियन सरफेस में आपको इसके बाद वाले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हियर यू कैन राइट वन थिंग, लेट अस कंसिडर प्लस क्यू चार्ज है ना, लेट अस कंसिडर प्लस क्यू चार्ज आइसोलेटेड चार्ज प्लेस इन एनी स्पेस। Now we draw a Gaussian surface at a radius r. As we know that electric field is constant throughout the Gaussian surface, that's why we can take out electric field E. ठीक है, अपनी लैंग्वेज बना करके आप लिख सकते हो, ds is the small elementary area ना, and E is the electric field that is radially which is formed by plus q charge. Okay, and here the theta is 0 degree because we know that theta is the angle between electric field and area vector. Both are having same direction. Area vector is always outward. That's why we can write directly. Okay, तो यहाँ पर आप इस सब सारी चीज़ को नोट कर लो। ये डेरिवेशन बोर्ड में आया हुआ है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा बना के लिख सकते हो। लेट अस कंसिडर प्लस क्यू चार्ज एट ना हैविंग लेट एस इज द गॉसियन सरफेस। ये सारी चीज़ को आप बना करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और ये प्रोसीड करके ये प्रूफ कर सकते हो। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। और आगे बताऊंगा, इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गॉस थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस अगर रहेगा तो ही गॉस थ्योरम वैलिड होगा। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँगा कि ये एक चार्ज है, मान लो, ठीक है, इस चार्ज को मैंने इसके अंदर रखा, ठीक है, और ये ओपन रखा है, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, क्योंकि ये ओपन है ऐसा, तो इसमें फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, कब होगा ये फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जब ये क्लोज रहेगा, यानी ये ऐसे बंद रहेगा। अब इसके कारण फ्लक्स जो बनेगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ये इसकी शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये बड़ी रहे छोटी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लक्स का। फ्लक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी अगर चार्ज क्यू है। कहने का मतलब इसके अंदर अगर बड़ी सी भी है सरफेस, अगर बड़ी सा भी क्यूब रहता तो भी इससे जो फ्लक्स बनता वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही बनता। ठीक है, छोटी रहे बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है, स्पेरिकल रहे, क्यूबॉइडल रहे, क्यूब रहे, फ्लक्स क्या बनेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज क्यू इनसाइड, याद रखना, क्यू आउटसाइड नहीं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। लेकिन हम लोग तो ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, लेकिन ये कितना सिंप्लीफाइड है, बताओ कितना सिंप्लीफाइड वे है फ्लक्स निकालने का। क्यू बाई नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी आने वाले टॉपिक में आपको पता चलेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लक्स क्यों पढ़ना जरूरी है। इसका एप्लीकेशन बोर्ड के एग्जाम में एक डेरिवेशन हर बार आता है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर टोटल चार्ज जीरो है, मतलब एक डायपोल है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, मीन्स टोटल चार्ज तो जीरो है, नेट चार्ज इज जीरो, एंड इफ नेट चार्ज इज जीरो यू नो द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, क्यू नेट, क्यू इनसाइड या क्यू नेट भी लिख सकते हो, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या लिखोगे, नेट चार्ज तो जीरो है तो फ्लक्स क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा जीरो। लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि किसी के अगर नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन भी है ना, तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता है, लेकिन उसके कारण ये किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया है तो उसके कारण फ्लक्स क्या बनेगा, फ्लक्स जीरो बनेगा। ठीक
ठीक है, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि एक चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर जिसका नाम Q1 है और एक चार्ज है Q2 जो बाहर है क्लोज सरफेस के। तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के कारण होगा, क्लोज सरफेस के कारण भी आउटर सरफेस के कारण भी, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ Q1 के कारण होगा, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है फ्लक्स निकालने के लिए, ये सारा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है CBSE बोर्ड में, ठीक है। तो ये सारी बातें ही, अगर मान लो हमने अभी तक गॉस थ्योरम प्रूफ किया एयर में, वैक्यूम में प्रूफ किया है, अगर मान लो चार्ज किसी मीडियम के अंदर है, पानी के अंदर अगर गॉस थ्योरम लगाना, कोई Q0 चार्ज है वो पानी के अंदर ले गए और उसके कारण फ्लक्स कितना बन रहा है, ठीक है, वो हमको निकालना है। लाइन चार्ज है उसके कारण फ्लक्स पानी के अंदर कितना बन रहा है, मतलब किसी मीडियम के अलग मीडियम चेंज कर रहे हैं। एयर रहेगा तो Q/ε0 होता है, याद रखना, क्योंकि E.ER होगा और ER की वैल्यू क्या होती है, इसको स्मॉल k कहते हैं, ठीक है, और k की वैल्यू एयर में क्या होती है 1 होती है। लेकिन अगर कोई मीडियम रहेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, phi = E.ds = σ/ε, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन ER होता है और ER को हम k भी लिखते हैं, तो k टाइम्स फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द डेरिवेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यू कॉपी ऑल दिस थिंग।